पहला सौदा में आप सबका स्वागत है और बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में कमजोर शुरुआत तो होगी, लेकिन कमजोर बाजार में भी मौके कमाए के आपके लिए हमेशा हैं सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि अब से कुछ मिनटों में आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर आने वाला है। लगातार चौका लगेगा आज के दिन बेहतरीन जैकपॉट शेयर का, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आपने दमदार कमाई की है। मुंजाल ऑटो, जेके टायर और हेमंत EIH एसोसिएट्स। आप देखिए EIH एसोसिएट्स 15% ऊपर जाकर कल के सेशन में बंद हुआ था। EIH ने खराब बाजार में एक अच्छा रिटर्न दिया है। और जैकपॉट स्टॉक कौन सा है? अब 9:05 पर आशीष हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, हमारे रिसर्च हेड, और लेकर आएंगे आज का फेवरेट शेयर। और वैसे आशीष तो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे रखें अपने पोर्टफोलियो में तो आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन ट्रेडर्स इसको इंट्राडे में ही खेलते हैं और हम देखते हैं कि एक बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, चौका लगेगा। इन शेयरों के पीछे इतनी तगड़ी रिसर्च की जाती है और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा जाता है, इसीलिए ट्रेडर्स ये मानते हैं कि ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुरंत खरीदारी कर ली जाए। ये एक्शन आपको दिखता है। चलिए, एक्शन की शुरुआत होती हुई भारतीय बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक 11 अंक नीचे सेंसेक्स, लेकिन 25 अंक ऊपर दिखेगा आपको निफ्टी। टाटा मोटर्स 8% ऊपर और इसके दम पर निफ्टी ऊपर नजर आ रहा है। आईटीसी 3% ऊपर। बजाज ऑटो में है नुकसान 3% का और पीएनबी 2-2.5% नीचे आपको दिखेगा इस वक्त। लेकिन मेरी नजर कहाँ है? करेंसी मार्केट पर 66-65, ये कल का लेवल है। 66 रुपए 65 पैसे पर कल बंद हुआ है। देखते करेंसी मार्केट में किस तरह की रुपए की तो कमजोर शुरुआत हुई है, यानी कि डॉलर जो कमजोर हुआ है बाकी दूसरी करेंसीज के मुकाबले। हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारा ध्यान इस बात पर है कि अब 15-16 दिसंबर को बढ़ने वाली है ब्याज दरें अमेरिका में, और उसके दम पर 27 पैसे का बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो हम यही कह रहे थे कि जो कुछ ईसीबी ने किया है उसके दम पर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना तय, और इसी वजह से इक्विटी मार्केट में नुकसान दिख रहा है और इसी वजह से करेंसी मार्केट में भी आज नुकसान देखने को मिल रहा है। तो करेंसी मार्केट में अप्रत्याशित रूप से 30 पैसे की कमजोरी होती दिख रही है आज के सेशन में। लेकिन मयूरेश, आपसे जानना चाहता हूं, फिर क्या इस कमजोरी में बाजार की भी कमजोरी है, करेंसी मार्केट की भी कमजोरी है? डिफेंसिव होने के नाते, डिफेंसिव से मतलब ये कि ऐसे सेक्टर जो खराब बाजार में आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं, आईटी शेयर खरीदेंगे आप? यदि हां तो क्या? तो क्लियरली अगर रुपी वीकन होता है जो लग रहा है और एक फ्लाइट टुवर्ड्स द डॉलर जैसे हम एक उम्मीद कर रहे हैं विद फेड रेट्स इंक्रीजिंग, आई थिंक जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें डॉलर डिनोमिनेटेड अर्निंग्स रहती हैं, आईटी, फार्मा, बिल्कुल आई थिंक थोड़ा उलझन इस क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत बड़ी टेलविंड होती है रुपी डिप्रिसिएशन अर्निंग्स की तरफ। बट ये अगर सस्टेन होती है तो आई थिंक Q3 अर्निंग्स में दिखेंगी इन अ मोर सब्सटेंशियल मैनर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप टियर आईटी कंपनीज हमें पसंद आ रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पर्सपेक्टिव FY17 से, और जैसे क्लाइंट माइनिंग हो रही है मुझे लगता है आई थिंक विद यूएस इकोनॉमी ग्रोइंग एट अ फास्टर क्लिप, वहां पे भी आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी वहां बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप टियर नेम्स लाइक इन्फोसिस, HCL टेक, TCS अगर स्टैगर्ड वे में आप खरीदते हैं तो वहां भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए, जैकपॉट शेयर हम आपको कुछ देर में बताएंगे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर है रुपया जिस तरह से कमजोर हुआ। अभिषेक गोयनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या डर है यहाँ पर कारोबारियों को? क्या जेनेट येलन का डर सता रहा है और इसीलिए कमजोरी देखने को मिल रही है, या ईसीबी ने जिस तरह से कदम उठाया उसका असर है? ये कैसे पढ़ रहे हैं आप इसे? डेफिनेटली ईसीबी के जो न्यूज आई है उसके कारण मार्केट डाउन है, एंड उन्होंने जो क्वांटम जो पीरियड बढ़ा दिया आगे में, उस कारण से मार्केट में रिएक्शंस आई है। और देखने वाली बात यह है कि इस समय यूरो में थोड़ी सी बाउंस बैक आई है, बट उसके बावजूद भी रुपए में काफी वीकनेस आई है, जिसका बहुत साफ सुथरा इन्फ्लुएंस ही निकाला जा सकता है कि रुपए में थोड़ी कमजोरी है, जैसे डिस्कस किए थे, और ये कमजोरी आगे वाले समय पे आती जाएगी। और 66 हाफ पे जो सपोर्ट था वो 2-3 दिनों तक वो सपोर्ट होल्ड करके रहा, और अभी ये वापस 66.95 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो अपनी 67 हाफ की एक्सपेक्टेशंस थी वो आने वाले समय पे काफी संभव है। ओके, ये बताएं, 67 के बेहद नजदीक पहुंच गया रुपया, और ये लेवल ऐसा है इसके नीचे फिसले तो बड़ा डर लगता है कि अब तो कहीं 69-70 नहीं आ जाए। तो खतरा कहां तक का है ये बता दीजिए। मेरे ख्याल से 15 तारीख से पहले खतरा करीब 67 हाफ या फिर थोड़ी स्ट्रेच होके 67 हाफ से 68 के बीच में लेवल्स पे तक वहां तक जा सकता है।
बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बात करें अगले 3 से 6 महीने में तो डेफिनेटली 69 तक का लेवल्स भी संभव है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था जब इस तरह की कमजोरी देखने को मिली थी तो गवर्नर साहब ने एंट्री ली थी, यहाँ पर आरबीआई ने डॉलर बेचे थे। क्या लगता है आपको, आज भी इंटरवेंशन होने की एक्सपेक्टेशंस हैं क्या? हाँ, अगर इंट्राडे में 30-40 पैसे की और मूवमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली आरबीआई आएगा मार्केट में, ऐसी फीलिंग लग रही है। मॉर्निंग में भी एक बार देख के ऐसा लगा कि एक बार थोड़ी सेलिंग आई, बट 95 से 90 के नजदीक में, तो हो सकता है थोड़ी सेलिंग होगी, बट 30-40 पैसे तक नहीं आएगा तो बहुत बड़ी कोई सेलिंग आरबीआई की एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमें पूरे रुपए की चाल समझाने के लिए अभिषेक जी। लेकिन अब वक्त है आपकी पसंदीदा पिक का। जी हाँ, जैकपॉट शेयर और जैकपॉट शेयर लेकर आ चुके हैं आशीष हमारे स्टूडियो में, और पिछले 3 शानदार जैकपॉट आपके लिए बेहतरीन रिटर्न देने वाले मुंजाल ऑटो, जेके टायर और EIH। और आशीष, आज आपको चौका मारना है जैकपॉट शेयर का। देख लेते कौन सा शेयर लेकर आए आशीष। बताइए आशीष, आज कौन सी कंपनी चुनी है आपने और इसे पसंद करने की वजह बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। एक कमजोर बाजार है, उसके बावजूद आज एक इंफ्रा पिक है हमारे रडार पे, और इस कंपनी का नाम है वलेचा इंजीनियरिंग। ये कंपनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे का कंस्ट्रक्शन का काम करती है। 1957 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और अब तो इस कंपनी का देश भर में प्रेजेंस है। इनफैक्ट 60 साल से ज्यादा की इंजीनियरिंग पेडिग्री है इस कंपनी की। ये कंपनी खासतौर पे रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इरिगेशन डैम्स और उसके जो कैनाल्स बनते हैं, रेलवेज और इनफैक्ट फाउंडेशन और पाइलिंग वर्क्स, ये सारे कामकाज करती है। ये स्टॉक जो है अपने साल के हाई से 65% सस्ता आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 37% का हिस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का यानी कि FIIs और DIIs का बेहद स्ट्रांग 21% का स्टेक है इस कंपनी में। इनफैक्ट बीते 1 साल में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FIIs का हिस्सा 1.9% से बढ़कर ऑलमोस्ट 16% पे पहुंचता हुआ नजर आया है। तो 14% के आसपास बीते 1 साल में FIIs ने इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 105 करोड़ रुपए का है। वित्त वर्ष 2015 यानी कि इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 685 करोड़ रुपए की आय करी है। इनफैक्ट पिछले 4 साल से 650 से 750 करोड़ रुपए के आसपास के आय का रन रेट रहा है इस कंपनी का। एक छोटी इंफ्रा कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही। बस बीता फाइनेंशियल ईयर FY15 में इस कंपनी को ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ये घाटा क्यों हुआ था ये समझना जरूरी है। प्रोजेक्ट्स जो सोचे जा रहे थे वो मटेरियलाइज नहीं हुए थे, वो नए ऑर्डर्स नहीं बैक कर पाए थे, तो प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी में दिक्कत आई थी। आसान शब्दों में कोई भी प्रोजेक्ट अपने आखिरी फैग एंड में जब आता है तब उसमें निगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिलते हैं और इसके बावजूद कंपनी को अपनी डेट सर्विसिंग करनी जरूरी होती है, तो उसका दबाव, उसकी दिक्कतें आई थी। आपने बड़ा हल्ला सुना होगा इंफ्रा स्पेस में पिकअप का, अब लेकिन कहा जा रहा है नॉइज के साथ कुछ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इंफ्रा स्पेस में जो हालात सुधरते हैं उसके 6 महीने के लैग के साथ इन कंपनीज को फायदा मिलता है। तो अब कहा जा रहा है नए प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होंगे तो कंटिन्यूटी वापस आएगी, उसका भरपूर फायदा मिलेगा। क्लेम्स रिलीज होने में दिक्कतें आ रही थी। वलेचा के केस में भी 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास के क्लेम्स रिलीज होना बचा रह गया है। बैलेंस शीट ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर इसके जो छोटे साथ के पीयर्स हैं उससे तो कहीं बेहतर बैलेंस शीट है। 350 करोड़ रुपए की डेट है, 240 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है, यानी कि 1.4 टाइम्स का डेट इक्विटी रेशियो है, जो बहुत कंफर्टेबल नजर आएगा। ये कंपनी लगातार एसेट्स की वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश करे ताकि अपना कर्ज कम करे, लेकिन ये तमाम इंफ्रा कंपनीज की तरफ से खबरें आ रही हैं। तो क्राउडेड ट्रेड है, वो मटेरियलाइज कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऑर्डर बुक बड़ी हेल्दी है इस कंपनी की। 1600 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट 2.5 साल की विजिबिलिटी नजर आती है ऑर्डर बुक के लिहाज से, क्योंकि बीता वित्त वर्ष में ही 600-700 करोड़ रुपए के आसपास की आय थी। नॉर्थ ईस्ट में यह कंपनी पिछले 15 सालों से कार्यरत है। आपने सुना होगा केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रा डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहती है। कहा गया है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च अगले 3 सालों में होगा। इस कंपनी को उसका भरपूर फायदा मिलेगा। इनफैक्ट कहा जा रहा है मार्च तक शायद एडिशनल 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इस कंपनी को वहां से मिलेंगे। केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड शिपिंग कह चुकी है कि हाईवेज की कॉन्क्रीटाइजेशन यानी कि सीमेंटीकरण पे फोकस है। देश की 8 दिग्गज कंपनी जो इस काम को करना जानती हैं, जो काम कर चुकी है, उनमें से एक ये वलेचा इंजीनियरिंग है। इस कंपनी के में एक्सपर्टीज है, कर चुकी है और नो हाउ है।
इसके अलावा सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी जिसमें कहा गया है नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात, इस कंपनी का वहां पर एक्सपर्टीज है। इनफैक्ट मुंबई और चेन्नई के जो रनवेज रीले करे गए थे, इस कंपनी ने ही उसका काम करा था और बिना शेड्यूल्स को डिस्टर्ब करे, फ्लाइट के टेक ऑफ को डिस्टर्ब करे हुए। तो एक बेहतरीन इंफ्रा प्ले है। इस कंपनी का एक्सपर्टीज और एक्सपोजर है उन प्रोजेक्ट्स, उन ज्योग्राफीज में जो मैटर करती हैं। ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी स्ट्रांग है। इनफैक्ट सरकार की स्पेंडिंग में पिकअप का फायदा मिलेगा और पोस्ट करेक्शन एक अट्रैक्टिव बेटअप नजर आता है। रडार पे रखें इस कंपनी को। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, 18% प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर मजबूत हो चुका है ऐसे कमजोर बाजार में जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुलेंगे। 70 अंक की गिरावट सेंसेक्स में और 50 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखिए वलेचा इंजीनियरिंग, ये वो स्टॉक है, वेल रिसर्च स्टॉक जो आशीष ने सुझाया है और यहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो खराब बाजार में भी एक बेहतरीन जैकपॉट शेयर आशीष ने आज फिर बताया। और इसी पर एक तकनीकी राय ली जाए यहां पर राकेश बंसल से, और बताएं राकेश चार्ट्स पर क्या लेवल अहम है, किस लेवल के ऊपर आप कहेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिख रहा है आपको? देखिए अनिल जी, काफी अच्छे स्तरों पर स्टॉक को पिक किया गया है। इनफैक्ट नीचे स्तरों पर देखें तो कल की क्लोजिंग 47 थी और 46, 45 के अराउंड एक डबल बॉटम है स्टॉक का। एक मोमेंटम इंडिकेटर्स का क्रॉसओवर है और एक ब्रेकआउट देखें तो 50 रुपए के ऊपर बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इजीली ऊपर में जिन स्तरों के आसपास सर्किट लगता है अराउंड 58 रुपीज, 59 रुपीज तक स्टॉक इजीली रैली ले सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों पर पिछले कुछ दिनों में आप देखिए बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं। मुझे याद है आप ही से बातचीत में शंकर शर्मा कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में काफी अच्छी पॉकेट्स हैं, बस यही है कि सही कंपनी को अगर आप चुने तो आपको अच्छा फायदा होगा। बिल्कुल। और एक और स्टॉक जीएमआर इंफ्रा देखिए, आज बोर्ड बैठक है 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए, फंड रेजिंग के लिए उनके प्लान्स। और स्टॉक में देखिए पिछले एक महीने में क्या तेजी हुई है। स्टॉक मेरे ख्याल से 10-11 रुपए से बढ़कर 17-18 रुपए तक आ गया है जीएमआर इंफ्रा। जीवीके इंफ्रा में मूवमेंट होना शुरू हुआ। आज खबरें भी आ रही कि कुछ हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जो गैस अवेलेबिलिटी के लिए जो करार हुए हैं उसका फायदा ये हैदराबाद की कंपनियों को मिल सकता है। ये बताया कि मयूरेश, आपको कोई पसंद है इन स्टॉक्स में, जीवीके, जीएमआर, इस तरह के शेयर कोई खरीदना चाहेंगे इंफ्रा स्पेस में आप? तो क्लियरली आई थिंक जैसे डीलेवरेजिंग चल रही है स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जीएमआर इंफ्रा आई थिंक, और जैसे इनके पावर बिजनेस पैन आउट होंगे इन टर्म्स ऑफ टैरिफ इंक्रीजेज, एयरपोर्ट बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं, इनकी बेटा मार्जिन भी काफी तगड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इन अर्निंग्स समथिंग आई वॉच आउट फॉर। लेकिन हाँ, आई थिंक स्टॉक ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और मेरे ख्याल से अगर डिक्लाइंस पे स्टॉक मिलता है तो एक बार देखा जा सकता है, लेकिन लंबा नजरिया होना चाहिए क्योंकि आई थिंक जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये सारे प्रोजेक्ट्स का काफी लंबा होता है। विद इन इंफ्रा स्पेस जैसे आप बता रहे थे, आई थिंक मुझे ईपीसी थीम में बहुत पसंद आ रही है अगले 1 से 2 साल में, और जहां एक तगड़ी कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है देखी जा सकती है। डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, 0.1 पे है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी 4.3 टाइम्स पे है। अगर हम देखें अर्निंग्स जो इनकी कैगर ग्रोथ हुई है 22% से हुई है, एंड वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट पे, और जो प्रीमियम में कंपनी कमांड करती है मेरे ख्याल से कंपेयर टू अदर इंफ्रा प्लेयर्स, आई थिंक ये प्रीमियमाइजेशन बरकरार रहेगा। एड टू दैट इनके 4 वॉट प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर ये ऑपरेशनल होते जो होंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में तो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स कैन बी मच बेटर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक केएनआर कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ईपीसी स्टॉक इंफ्रा स्पेस ये मुझे पसंद आ रहा है ये। और इस बीच ट्री हाउस एजुकेशन, इसको लेकर खबरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। 2 बड़ी अहम खबरें आपको बता दूं। पहला तो ये स्टॉक का रिएक्शन बता दूं। प्री ओपनिंग सेशन में कल के ऊपरी सर्किट के बाद आज फिर से 10% का ऊपरी सर्किट दिख रहा है स्टॉक में 222 रुपए के आसपास। खबर इस वक्त जो आई है वो ये कि जी लर्न के साथ ये किसी तरह का कारोबार करने पर, मर्ज करने पर विचार कर सकते हैं और इसके लिए एक कमेटी को मंजूरी दी है कि वो विचार करे। तो कमेटी को मंजूरी दी है और जी लर्न भी कह रही है कि वो इस तरह के ऑप्शंस के लिए को लेकर खुले हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इसमें जानने के लिए कल का एक्शन देखना जरूरी है। कल आप देखिए 11.25% हिस्सेदारी बदली। आपको याद होगा कल सुबह सुबह बाजार खुलते हमने बताया कि ट्री हाउस एजुकेशन में किस तरह के बड़े सौदे पड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक पर नजर रखिए। प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची। अब प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं, ये चिंता की बात है, लेकिन शायद बाजार को एक्शन इस तरफ दिख रहा है कि कारोबार बिक जाए। तो आज देखना होगा आगे किस तरह का एक्शन स्टॉक में होता है। लेकिन सर्किट टू सर्किट
ऊपर और नीचे की तरफ चलने वाला ये स्टॉक है, तो थोड़ा सावधान रहें और खबरों पर नजर जरूर रखें। लेकिन मदरसन सुमी, आदित्य, फटाफट 30 सेकंड में आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि बाजारों के खुलने की तैयारी। मॉर्गन स्टैनली ने शुरुआत की है अपनी कवरेज की और कहा कि 20% नीचे के लक्ष्य लेकर चलिए इस स्टॉक के लिए। क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बेचने का बेहतरीन मौका है आज? बिल्कुल मीन्स मदरसन सुमी भी देखें तो थोड़ी सी वीकनेस है। कल के सेशन में हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी, स्टॉक में करीब 6% ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था। तो हमको लगता है कि यहां से इसमें एक सेलिंग जारी रहेगी और नीचे में स्टॉक 270 तक के इमीडिएट टारगेट दिखा सकता है, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो 255 तक के नेक्स्ट लेवल आते हैं। तो स्टॉक थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर में है, हमको लगता है कि इसमें सेलिंग जारी रहेगी। ओके, सेलिंग जारी रहेगी, ये राय आती हुई मदरसन सुमी पर। चलिए, सेलिंग जारी है। प्री ओपनिंग सेशन में 45 अंकों का नुकसान है निफ्टी में, सेंसेक्स 75 अंक नीचे। तो सेंसेक्स में कमजोरी थोड़ी कम है, निफ्टी में थोड़ी ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे है और बैंक निफ्टी ने फिर से सेंचुरी मारी है, लेकिन आज भी नीचे की तरफ। 17,000 का लेवल आपको दिखेगा इस वक्त बैंक निफ्टी पर। यह रुझान है शुरुआती कारोबार का प्री ओपनिंग सेशन में। बाजारों की तैयारी इस तरह से है खुलने की। आज कौन से सेक्टर सेक्शन में है? एक भी हरे निशान में दिख नहीं रहा, सब कुछ लाल निशान में। लेकिन एक भी सेक्टर ऐसा भी नहीं है जो 1% से ज्यादा नीचे खुलता हुआ दिखे। अब कमजोर शेयरों में अगर नजर डालें तो अदानी पोर्ट, आइडिया सेल्युलर, ये शेयर कुछ कमजोर खुल सकते हैं। आ चुके हैं पहली टिक आपकी स्क्रीन पर। 90 अंक नीचे सेंसेक्स, 125 अंक नीचे सेंसेक्स, अब 115 अंकों का नुकसान। 45 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ 7,800 के बेहद करीब। आधा से 0.5% तक की गिरावट दिग्गजों में इस वक्त आपको नजर आएगी और लीड करता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा 2% के नुकसान के साथ। गेल में है 1% का नुकसान, 1.5% का। वेदांता नीचे खुला है, गेल अपनी कमजोरी को आगे बढ़ाता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज और इन्फोसिस जैसे डिफेंसिव शेयरों में भी आज बिकवाली का दबाव है, ये चिंता की बात है। आइए, मजबूत क्या है? निफ्टी में सिर्फ 2 स्टॉक ऊपर हैं, टेक महिंद्रा और केन इंडिया, बाकी सब कमजोर और वो भी मामूली से ऊपर है। आइए, वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं फटाफट आपको। मदरसन सुमी सिर्फ 4.5% नीचे है इस रिपोर्ट के बाद। अपोलो टायर्स में आज फिर से 2% का नुकसान, डाबर में 2% का नुकसान क्योंकि नेपाल के कारोबार पर सवालिया निशान। जिंदाल स्टील एंड पावर 2% नीचे। तो ये स्टॉक है नुकसान की तरफ। मजबूत क्या है? ऑयल इंडिया 2% ऊपर, कच्चे तेल के दाम बढ़े, फायदा दिख रहा है। हेवल्स आज फिर से कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में आरकॉम को देखिए 0.5% ऊपर फिर से आज हो गया है। तो ये स्टॉक्स आज एक्शन में दिख रहे हैं साफ तौर पर। लेकिन हमारा स्टार परफॉर्मर तो है वलेचा इंजीनियरिंग। हम तो उम्मीद कर रहे थे चौके की, लेकिन आशीष ने 5 चौके एक साथ मार दिए, 20% ऊपर है ये सुपरहिट स्टॉक। जैकपॉट शेयर सीएनबीसी आवास का इस वक्त 20% के ऊपरी सर्किट पर आज खुलता हुआ है। बेहतरीन तेजी अब वलेचा इंजीनियरिंग में देखने को मिल रही है। छोटे मझौले शेयरों में अच्छी रैली आज भी देखिए सिलेक्टिवली देखी जा रही है। इंडियन ह्यूम्स पाइप्स 2.5% मजबूत है। एमटेक ऑटो करीब 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा शुगर शेयर देखिए आज फिर से थोड़े एक्टिव होते हुए। बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, धामपुर में आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। ईआईडी पैरी भी आप देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो शुगर एक और ऐसा पैक है जहां पर आज फिर से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन केशोराम इंडस्ट्रीज आप देखिए 3% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ट्रेड टू ट्रेड में ये पहुंच गया है। कुछ ही दिन पहले यहां पर सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ था, लेकिन जब ट्रेड टू ट्रेड में पहुंचता है तो 5% का सर्किट फिल्टर हो जाता है। आप देखिए 3% की गिरावट आज इसीलिए स्टॉक में देखने को मिल रही है। अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी नजर रखिए, सेम खबर है, यहां पर भी आप देखेंगे दबाव देखने को मिल रहा है। केएम शुगर, द्वारिकेश शुगर, ये कुछ और ऐसे स्टॉक हैं जिनका सर्किट फिल्टर अब 5% हो गया है। ट्रेड टू ट्रेड में 8 दिसंबर से इसको डाला जाएगा। और आप देखिए अरविंद इंफ्रा में एक शानदार रैली के बाद अब ये स्टॉक थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, लेकिन बार बार नजर जैकपॉट स्टॉक पर ही जाती है। 20% की शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आज का स्टार परफॉर्मर इस कमजोर बाजार में पूरी तरह से वलेचा इंजीनियरिंग। लेकिन 2 स्टॉक और जो बड़ी मजबूती दिखा रहे हैं उनमें से एक है ट्री हाउस एजुकेशन, 10% का ऊपरी सर्किट। आज फिर से उजास एनर्जी को ऑर्डर मिला है 92 करोड़ का और स्टॉक में 5% की तेजी आज बनी है। भूषण स्टील कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ 2% ऊपर है। हेवल्स में 1% की तेजी इस वक्त दिखेगी। एमटेक ग्रुप के शेयर मजबूत है। बातें चल रही हैं इनके विदेशी सब्सिडी के कारोबार को खरीदने के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एमटेक ऑटो, कास्टेक्स, मेटलिस्ट, ये सारे स्टॉक्स इस ग्रुप के थोड़े ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाजार
ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। 7,800 के बेहद करीब है निफ्टी, और अगर आप देखें तो सेंसेक्स में भी नुकसान लगभग 250 अंकों का इस वक्त आपको दिखेगा। तो यहां पर नुकसान बरकरार है इस वक्त। कुल मिलाकर यह है बाजार का हाल। हमारे एक्सपर्ट्स जो गिरावट पर खरीदारी करने की राय दे रहे थे, आदित्य अग्रवाल, बताइए आदित्य, यही सही लेवल है 7,800 के आसपास खरीदारी करने का क्या निफ्टी में? बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि ये लेवल सही है। यहाँ पे करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स को। हमारा स्टॉप लॉस सेम रहेगा 7790 का। ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7920, 7915 निफ्टी 1 या 2 दिन के अंदर वापस दिखा सकता है। राकेश, ये बताइए, अब बाजार करीब खुल चुका है, 7,800 के पास ट्रेड कर रहा है, 200 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड आप इस समय जो बाजार पर लेना चाहें? बिल्कुल हेमंत, मेरा ऐसा मानना है कि अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स को बेचना चाहिए। एक क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है और मार्केट की रैली में भी मुझे लगता नहीं कि स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। अंबुजा सीमेंट में कैश मार्केट में 205 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 187 के लक्ष्य के लिए अंबुजा सीमेंट को बेचा जा सकता है। आईडीएफसी काफी बेहतरीन मंदी का पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न है जिस तरीके से एक टाइम पे हीरो होंडा का जब बाइक आई थी तो एक एडवर्टाइजमेंट चलता था, फिल इट, फॉरगेट इट, शट इट। तो आईडीएफसी को बेच के भूल जाना चाहिए। 54 रुपीज 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 48 का शॉर्ट टर्म टारगेट आईडीएफसी में देखने को मिल सकता है। ओके, 48 का टारगेट यहां पर आईडीएफसी के लिए। कमजोरी बढ़ गई है, और बढ़ी कैसे? 7,800 के नीचे फिसला है निफ्टी, और सेंसेक्स 225 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो पहला अहम सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है बाजार ने, जो कि 7,800 का था। अब नेक्स्ट लेवल जो है चार्ट पर मेरे ख्याल से क्या कहीं 7,750 के आसपास है मेरे ख्याल से। राकेश, 7,725, 7,750 के आसपास सपोर्ट लेकर हम काफी ऊपर आए थे वापस। जो मजबूती देखी 7980 तक की, 7,980 तक की, तो क्या उसे सपोर्ट मानना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, उन स्तरों के आसपास एक सपोर्ट है। 7,725, 7,750 का जो जोन है एक सपोर्ट जोन है। बट अनिल जी, जिस तरीके से ऊपर से रिवर्सल हुआ है, अगर ये लेवल्स नीचे में आते हैं तो मंदी को काटना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बट सपोर्ट के आसपास वो कंफर्ट नहीं आ रहा है टेक्निकली कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग की जाए। अनिल, आप देखिए, इस समय निफ्टी में केवल और केवल एक ही शेयर है जो आपको हरे निशान में दिखेगा। लीजिए, वो भी लाल निशान में आ गया। तो 50 के 50 स्टॉक्स में आप देखिए इस समय प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर केन इंडिया हरे और लाल निशान में बार बार झूल रहा है। बाकी आप देखिए चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वलेचा इंजीनियरिंग हम बार बार देखिए स्टॉक आपको दिखा रहे हैं, ये वो शेयर है जो कमजोर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो कल मजबूत था, आज भी यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि डीलीवरेजिंग की स्टोरी कुछ ही दिनों में प्ले आउट होगी और यहां पर कुछ बड़े घोषणाएं हो सकती हैं। ये बताइए आदित्य, एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस यहां पर बनी है और कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या? अगर आरकॉम में देखें तो डेफिनेटली काफी एग्रेसिव हमने इसमें बाइंग देखी है पिछले 2 हफ्तों के अंदर। स्टॉक ऑलरेडी 20-25% से एक रैली दे चुका है स्टॉक में। लेकिन कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा हमने 84 के ऊपर, और हमको लगता है कि अगर स्टॉक यहाँ पे तो कुछ 2 या 3 दिन सस्टेन करता है तो वापस इसमें एक फ्रेश रैली देख सकते हैं, जो कि स्टॉक को 92-93 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए स्टॉक को। यहाँ पे अगर थोड़ा सा 2 या 3% करेक्शन आता है तो वहां बाय करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 82 का, ऊपर में हमारा टारगेट है 92 से लेकर 94 का। ओके, 92-94 का टारगेट यहां पर आरकॉम के लिए। और आप देखिए स्टॉक में आज वायदा कारोबार में सबसे बेहतरीन मजबूती बनती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड की हम बात कर रहे थे, अब यहां पर 0.5% की तेजी होती दिख रही है। ये बताएं चार्ट्स के लिहाज से राकेश, क्या लेवल्स अहम है अशोक लेलैंड के लिए, और अगर कमजोर बाजार में ये मजबूत दिख रहा है तो खरीद लिया जाए क्या इसे? नहीं अनिल जी, अगर कमजोर बाजार में मजबूती है तो उसको यूज करना चाहिए। ऊपर में 97, 98 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है स्टॉक का,
और एज ऑफ नाउ स्टॉक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग को अवॉइड करना चाहिए। अनिल जी, अगर कमजोर बाजार में कुछ खरीदना है तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे भी आरकॉम का डिस्कशन हो रहा था, काफी बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है 84 के ऊपर, और जिस तरीके से आरकॉम का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से आदित्य भी टारगेट दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो टारगेट्स भी सरपास हो सकते हैं। आरकॉम सेंचुरी लगाने का पोटेंशियल रखता है, तो बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके इस खराब बाजार के अंदर तेजी करनी चाहिए, और तेजी करनी है तो आरकॉम जैसे स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। आरकॉम तो आपने 2 दिन पहले ही रिकमेंड कर दिया था, तब भी आपकी सेंचुरी लगाने का इरादा था, और 2 दिन में शानदार तेजी हो गई इसमें तो। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन अभी जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न, अनिल जी, अगर ये मार्केट्स इस खराब मार्केट के अंदर ये स्टॉक 84 के ऊपर सस्टेन करता है तो काफी बड़े चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट है ये। चलिए, चर्चा भी चल रही है कि ओवर द वीकेंड कुछ बड़ी खबरें आए शायद यहाँ पर, जिससे इनकी बैलेंस शीट को डीलीवरेज करने में मदद मिले। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक और ऐसी कंपनी है, एडीएजी पैक कल से ही देखिए काफी मजबूत है। यहाँ पर भी आप देखिए 1% की तेजी देखने को मिल रही है। और कल यहाँ पर ये खबरें थी कि इनके जो सीमेंट यूनिट है उसको खरीदने के लिए अब 1-2 नहीं, करीब करीब 8 दावेदार हैं। ये बताइए राकेश, इसका चार्ट्स भी आपको मजबूत लगता है क्या? बिल्कुल हेमंत जी, एक चीज आपने बहुत बड़ी अच्छी भी मेंशन करी कि एंटायर एडीएजी पैक, अगर आप एंटायर एडीएजी पैक को देखें, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो, आरकॉम हो, रिलायंस इंफ्रा हो, तीनों के टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांग है, और एक्सटेंड इनकी स्ट्रांगनेस की इतनी है कि खराब बाजार में भी ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा में देखें तो 430-432 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और मुझे लगता है 510-512 के लेवल्स अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। वाह, 510 ऊपर का लेवल, यानी कि यहां से भी 50 रुपए की तेजी बाकी है। लेकिन तेजी न सिर्फ इन दोनों में हो रही है, आर कैप में भी हो रही है, आर पावर में भी हो रही है। क्या खरीदारी है जबरदस्त, इस पूरे ग्रुप में जबरदस्त होती दिख रही है, तो बड़ी तेजी बनती साफ नजर आ रही है। लेकिन आप जो एक आध स्टॉक है हेमंत हरे निशान में देखना चाहते थे निफ्टी में, अब 2 स्टॉक आ रहे हैं, केन और सन फार्मा। मैं सन फार्मा पर राय लेना चाहता हूं मयूरेश से। मयूरेश, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पिटाई हो गई, सारी खबरें आ गई, अब ये शेयर ले लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, और अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें दिस पॉइंट टॉप टियर कंपनीज से, तो सन फार्मा में जितनी बुरी खबर आनी थी होपफुली वो आ गई है। अगर प्रमोटर्स और कुछ नॉन कोर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक ये अच्छा होगा स्टॉक के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक FY16 के हिसाब से आई थिंक द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एक्सट्रीमली ऑन अ सॉफ्ट नोट। तो मेरे ख्याल से FY17 से नंबर्स बेहतर आने लग जाएंगे। इनकी जो नीश प्रोडक्ट्स है रैनमैक्स के मर्जर के साथ काफी ज्योग्राफीज में, आई थिंक काफी स्प्रेड आउट है, प्रोडक्ट की रीच काफी स्प्रेड आउट है, और हलोल का रेजोल्यूशन अगर कुछ क्वार्टर्स में आता है तो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स में एक अपसाइड सीख सकती है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस और जितनी डाउनसाइड हमें देखनी थी स्टॉक की, शायद वी आर क्लोज टू द बॉटम, तो बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। केन इंडिया, जैसा कि हम कह रहे हैं, ये स्टॉक आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है। कमजोर बाजार में 1% 1.5% खड़ा रहना बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए, फायदा मिल रहा है एक्चुअली। और 2 वजह है जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर तेजी हो रही है। जिस तरह से सऊदी अरबिया ने बयान दिए हैं कि वो आज ओपेक की बैठक में कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन कट करने पे बात करेंगे, या एक फॉर्मूला कम से कम लाएंगे कि आगे आने वाले समय में वो प्रोडक्शन कट की ओर बढ़े। ये वो खबर है जिसने कच्चे तेल को भी उछाल दिया, और वहीं से क्यों ले रहा है इस समय केन इंडिया का शेयर। इसके अलावा ब्रिटिश मिलिट्री जिस तरह से सीरिया में इंटरवीन करने की बात कर रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकती हैं, तो कच्चे तेल को उछाल माहौल सही है, पर मिल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है। ये बताइए, गिर चुका है 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक भी, क्या यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से आदित्य ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग साइड का, या अवॉइड लिस्ट में है जब तक ओपेक की बैठक हो नहीं जाती और हम सुन ही नहीं लेते उनके मुंह से कि क्या हुआ? माफ कीजिए हेमंत, कौन सा स्टॉक? केन इंडिया। केन इंडिया में देखें तो अभी काफी एक रेंज बाउंड सेशन में चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 140, 141 के ऊपर नहीं निकलता, इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमको लगता है कि स्टॉक 141 के ऊपर निकलता है तो जरूर इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके इसमें स्टॉक 148, 150 तक के लेवल दिखा सकता है, बट एज ऑफ नाउ ये नो ट्रेड जोन में है, थोड़ा सा अवॉइड करिए। 141 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर 137 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, फिर टारगेट और 148 एंड 150। चलिए, भारती इंफ्राटेल ये शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और इसके लाने की वजह बता दूं आपको। मेरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2 बड़े सौदे,
पहला सौदा हुआ है 5 लाख शेयरों का बीएसई पर और ये हुआ है 292 रुपए 65 पैसे पर। और दूसरा सौदा इससे भी बड़ा है, लगभग 7 लाख शेयरों का 6,96,000 शेयरों का भारतीय इंफ्राटेल में, और ये भी बीएसई पर ही हुआ है और ये हुआ है 394 रुपए 15 पैसे पर। तो दो बड़े सौदे और एक के बाद एक ऊपर के दाम पर हुए। तो आप देखिए बीएसई पर वॉल्यूम है 12 लाख शेयरों का, जबकि एनएसई पर 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। तो भारतीय इंफ्राटेल ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं पहले, ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस तरह का कारोबार बीएसई में हुआ है। बीएसई में भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर बढ़ा है और 1% का वॉल्यूम है, दो बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। वायदा कारोबार में कोई एक्शन है भारतीय इंफ्राटेल में आदित्य आपके लिहाज से, या फिर तकनीकी राय लूं? वेल अनिल जी, इसमें बहुत ज्यादा हमने एक्टिविटी नहीं देखी है स्टॉक में, तो बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अभी भी एक रेंज बाउंड लग रहा है। 410 का ऊपरी स्तर है, नीचे में 380 का एक लेवल है, तो ये 15-20 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक चल रहा है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर भी कोई बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चार्ट पर क्या सिचुएशन है? अनिल जी, जैसे अभी आदित्य ने बताया, बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, नीचे में 370, 380 एक सपोर्ट है, ऊपर में 410 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। इस रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एज ऑफ नाउ अगर चार्ट पैटर्न देखें तो चांसेस ऊपर के ब्रेकआउट के ज्यादा लगते हैं। अगर ये स्टॉक 410 के ऊपर निकलता है तो काफी बड़ी तेजी बन सकती है। उस समय ये स्टॉक ऊपर में 470, 475 के लेवल दिखा सकता है। एंड ऐसे स्टॉक्स को अनिल जी ट्रेड करने के दो ही तरीके हैं, या तो जब रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो नीचे में सपोर्ट है 380 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ लिया जाए, एल्स जब ब्रेकआउट 410 के ऊपर देखने को मिले तब स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ओके अनिल, आप देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और हम उन्हीं को बार बार स्पॉट भी कर रहे हैं। हमारा जैकपॉट स्टॉक तो है ही वलेटा इंजीनियरिंग, जो बेहतरीन तेजी दिखा चुका है, 20% की रैली देखने को मिल रही है। हमने देखा था आशीष ने जब एक मुंजाल ऑटो जैकपॉट दिया था तो दूसरे दिन लगातार वो सर्किट पर लगा था, तो एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ पर ट्रेडर्स की और हाई हो जाएंगी कि ये शेयर भी एक और सर्किट लगाए। लेकिन गति ये एक ऐसा स्टॉक है जो 2% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। देखिए ये एक और ऐसा सेक्टर है जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में जो पैनल बना था वो आज जीएसटी के ऊपर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। जी हाँ, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आज आएगा, माना जा रहा है, बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि 18% के आसपास वो रेट आ सकता है। और उसके बाद अगला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है। सीएनबीसी आवाज ने बताया था कि अगले हफ्ते जीएसटी का बिल राज्यसभा में टेबल होगा। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर ट्रेडर्स तेजी कर रहे हैं, करीब करीब 2.5%, 2.25% की मजबूती इस स्टॉक में देखी जा चुकी है। दूसरे लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर भी एक बार नजर डालेंगे और देखेंगे वहां किस तरह का एक्शन हो रहा है। वीआरएल जैसे शेयरों में आप देखिए ये भी 2% ऊपर है, तो ये एक थीम है जो इस समय ट्रेडर्स ने पकड़ी है और इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एजिस लॉजिस्टिक्स आप देखिए करीब करीब 1.5% मजबूत है। एक राय जल्दी से ले लूं यहाँ पर, राकेश, इस थीम के चलते इस पॉकेट में कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से आपने दो स्टॉक्स के नाम लिए, एजिसिक लॉजिस्टिक्स और गति, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एजिसिक लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टॉक तो करेक्शन ही नहीं ले रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है 104, 103 एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए और ये स्टॉक भी गिरते मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है। ऊपर में 117, 118 के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। गति में आप देखें तो कल भी स्टॉक ने अटेम्प्ट करा था ब्रेकआउट लेने के लिए 171 रुपीज के ऊपर। जब ये स्टॉक क्लोजिंग लेगा तो बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, तब ऊपर में 193 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, आदित्य और मयूरेश, शुक्रिया आपका पहला सौदा में हमारे साथ जुड़कर बाजार और तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारे साथ राय शेयर करने के लिए। 175 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 7,800 के आसपास घूम रहा है। नीचे जाता है तो थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन ऊपर आते थोड़ी बिकवाली का दबाव। तो कल जिस तरह से हम 7,900 के आसपास घूम रहे थे, आज 7,800 के आसपास घूम रहा है बाजार। लेकिन मिड कैप शेयरों पर नजर रखिए, वो क्यों? क्योंकि कमजोरी इतनी नहीं है, कम है, सिर्फ 40 अंकों की 1/4%। लेकिन दबाव फिर कहां से? ये है बैंक निफ्टी से, जो कि 17,000 के नीचे फिसल चुका है। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 16,900 के आसपास का है। बैंक निफ्टी का फिलहाल 1% नीचे। 400 शेयर मजबूत, 900 शेयर कमजोर, ये हाल है बाजार का। और अब बाजार के इसी आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं
HDFC सिक्योरिटीज जो देश की जानी मानी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है और इनके रिटेल के रिसर्च हेड हैं दीपक जसानी, जो आपके ज्यादा काम के हैं। इनकी रिसर्च जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छी की जाती है, उनको ध्यान में रख के की जाती है। जसानी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इससे पहले कि मैं सेक्टर्स और आपसे राय लूं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सबसे पहले तो ये बताइए बाजार का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? क्या ये 15-16 तारीख तक जो मीटिंग होनी है फेड की, तब तक बाजार कमजोरी रहेगा? और अगर कमजोर रहेगा तो क्या इस कमजोरी में अगले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी के इस बाजार में? गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। नाउ मार्केट जो है 7,714 का जो लो बनाया था 16 नवंबर के आसपास, वहां से बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में कहीं नहीं जा रहे, लार्ज कैप स्टॉक्स वहीं पर है। FIIs जो है वो बहुत बड़े सेलर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। 9,000 करोड़ की सेलिंग की है उन्होंने नवंबर में आज तक, अभी तक। म्यूचुअल फंड्स उनके सामने बाइंग कर रहे हैं, 6,500 करोड़ के आसपास का बाइंग किया हुआ है। 19वां कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे वो लोग ने बाइंग की है। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ बाइंग इन 15 इयर्स। नाउ म्यूचुअल फंड जो है वो जो FI माल बेच रहे हैं वो लेने में बिजी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है मार्केट में, उनका ध्यान स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में काफी हो रहा है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत लिमिटेड है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है। सो अगर आप देखेंगे तो 16 नवंबर से सेंसेक्स में सिर्फ 1.7% की बढ़त आई है, जबकि मिड कैप में 4.2% की बढ़त आई है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 4.9% की बढ़त आई है। और ये दो सेक्टरों में भी रोटेशनल बाइंग देखने को मिल रहा है। कभी ऑटो एंसिलरी में होता है, कभी फार्मा में होता है, कभी पेपर में होता है, होटल्स, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। सो अभी जब FII या तो सेलर है या स्टेइंग अवे कर रहे हैं मार्केट से, तो ऐसे माहौल में स्मॉल एंड मिड कैप परफॉर्म कर रहा है और करेगा। लेकिन इसमें रिटेल निवेशक को एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप मोमेंटम में मत खेलिए, आप थोड़ा सा स्टडी करिए। आप अपने एनालिस्ट जिस पे भरोसा करते हैं या ब्रोकिंग हाउस जिस पे भरोसा करते हैं, उनके दिए गए हुए रिकमेंडेशन पे ही करें, न कि सुनी हुई बातों पे, न कि टिप्स पे, न ही रूमर्स पे। क्योंकि जब भी यहाँ पे करेक्शन शुरू होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो बहुत बड़ी करेक्शन आएगी और फिर आपको निकलते निकलते कुछ महीने लग सकते हैं। तो जब तक तो आप कह रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स चुने, अपने एक्सपर्ट से पूछें और उसके बाद ही निवेश करें, रूमर्स पर बिल्कुल भी कामकाज ना करें, वेल रिसर्च स्टॉक्स पर ही कामकाज करें। और CNBC आवाज ने कुछ देर पहले आपको वलेचा इंजीनियरिंग जैसा स्टॉक बताया था, जो वेल रिसर्च स्टॉक था। आशीष हमारे हेड ऑफ रिसर्च वो शेयर लेकर हाजिर हुए थे। एक बार फिर से देखते हैं, 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था उस स्टॉक पे। जी हाँ, वो देखिए लगा हुआ है। शुगर एक पैक है जो आज मजबूत है, ADAG पैक मजबूत है, लॉजिस्टिक्स ये एक पैक है जो काफी मजबूत है। ज़ीलर्न में भी तेजी देखने को मिल रही है। ट्री हाउस हम बता रहे थे चौथे दिन लगातार 10% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन आप देखिए ज़ीलर्न एक और ऐसा स्टॉक है जो बात कर रहा है कि शायद ट्री हाउस को वो खरीदे। उस स्टॉक में भी 7% की तेजी देखने को मिल रही है। और ज़ीलर्न की जो तेजी है दूसरे एजुकेशन स्पेस में अब स्पिल ओवर हो रही है। एवरॉन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। टीवी टुडे और वीजा स्टील ये दो और ऐसे स्टॉक हैं जो दूसरे दिन लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और ये बड़ी खबर है। आज 2 बजे बोर्ड बैठक होने वाली है कंपनी की और इसमें टावर कारोबार को बेचने पर विचार किया जाएगा। ये खबर काफी दिनों से चल रही है और फाइनली जो इस वीकेंड पर इस बोर्ड बैठक की बात की जा रही थी, आज ही ये बोर्ड बैठक हो रही है। और अभी अभी जो हमें समाचार मिले हैं उसके मुताबिक दिन में 2 बजे आज ये बोर्ड बैठक होगी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक आज रहेगा एक्शन में, है एक्शन में, पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से एक्शन में है और आज टावर कारोबार को बेचने पर जो अहम बोर्ड बैठक होगी उस पर काफी एक्शन रहने वाला है। दीपक जसानी साहब हमारे साथ हैं। सर, आप ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को या फिर टेलीकॉम शेयरों पर, क्या राय रखते हैं आप इस वक्त? टेलीकॉम शेयरों में एक रिलायंस जियो जो है वो लॉन्च करने वाला है अपनी सर्विस Q1 FY16 या Q2 FY16 कैलेंडर 16 में।
तो जब तक वो लॉन्च नहीं होती, उसका इम्पैक्ट नहीं पता चलता, तब तक टेलीकॉम स्टॉक्स जनरली अवॉइड कर सकते हैं। उसमें आप ट्रेड कर सकते हो फॉर 5-6% ऊपर नीचे, बट अदरवाइज आई थिंक थोड़ा वेट ही करो तो बेटर है। ओवर द वीकेंड आएगी, लेकिन अभी आ गई है। और जो रिएक्शन मैं इस समय स्क्रीन पर देख रहा हूं वो ये है कि आप देखिए रिलायंस इंफ्रा में जो तेजी देखने को मिल रही थी वो थोड़ी गुम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए साफ तौर पर ये खबर आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। आर कैप एडीएजी का एक और शेयर जो इस समय लाल निशान में पहुंच गया है, और आर पावर में भी 1/4% की तेजी बनी हुई है। तो ऊपरी स्तरों पर जिन लोगों ने पहले से वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स थे वो कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं, ऐसा स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। तो आपको सोच समझकर कॉल इस समय लेना चाहिए, लेकिन देखना होगा 2 बजे क्या अनाउंसमेंट होता है रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से, कितना पैसा इनको मिलता है, कौन खरीदारी करता है, किस वैल्यूएशन पर बायर्स आते हैं, और उसके बाद वो पैसा ये अपने कर्ज को घटाने में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। 2 बजे हम आपको सटीक विश्लेषण देंगे, टेलीकॉम एक्सपर्ट को हाजिर करेंगे और बताएंगे इस डील के क्या मायने हैं। लेकिन लॉजिस्टिक स्पेस पर सर आपसे एक राय लेना चाहूंगा। आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब हैं, उन्होंने जो एक पैनल बनना था जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे, वो आज जीएसटी की रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। ये बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है, जीएसटी बिल पास हो जाएगा इस बार संसद के सत्र में, और आप क्या चाहते हैं, क्या रेट सुनना चाहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री कह रहा है 18% हो तो ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज इस पे क्या रुख लेगी ये एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, तो ये सत्र में जीएसटी शायद पास हो जाएगा। नाउ रेट पे दोनों की अलग अलग विचार है। 18% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट शायद गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए कम पड़ेंगे, तो उससे जितना कम ज्यादा यानी 19-20 में अगर सेटल हो जाए तो अच्छी बात है। उससे ज्यादा जितना होगा उतना जीएसटी का नियर टर्म इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसलिए जीएसटी का इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है अगर रेट्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये इंटरेस्टिंग बात की। तो फिर इस लिहाज से क्या कहीं मौका खरीदारी का देखना चाहिए इससे जुड़े हुए सेक्टर्स और स्टॉक्स में, या फिर अब देर हो चुकी है? क्या कहेंगे जसानी साहब आप? जीएसटी कौन से रूप में फाइनली आएगा ये अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लॉजिस्टिक शेयरों में तेजी पिछले कुछ दिनों से जारी है और आज भी कुछ शेयर ऊपर है। तो इस तरह से आप ट्रेड करने में जो अच्छे ट्रेडर्स है वो ट्रेड करे तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए शायद एक बार फुल क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद एक न्यूज के ऊपर सेल और न्यूज जैसा करेक्शन आ जाएगा, उसके बाद एंट्री करना बेहतर रहेगा फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, चलिए बस शुक्रिया सर आपका दीपक जी समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक और सेक्टर जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है उस पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो है एजुकेशन स्पेस। आप देखिए जीलर्न में जो तेजी थी उसके बाद वो एवरॉन में पहुंची, एडुकॉम्प में पहुंची। ये वो स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा एजुकेशन स्पेस पर नजर होनी चाहिए। और वालेचा इंजीनियरिंग हम आपको बार बार बता रहे हैं 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर लॉक हुआ है, लेकिन अगर आज आप चूक गए हैं तो चिंता मत करिए, सोमवार को आपको फिर से हमारे साथ जुड़ना है। 9:05 पर हम आपको बताएंगे वो स्टॉक जो आपको खराब बाजार में भी शर्तिया 100% मुनाफा कमा कर देगा। ये है जैकपॉट शेयर, ये है वो सीरीज, और इस पूरे हफ्ते 4 शेयर्स आशीष ने रिसर्च करके बताया जिसमें चौके छक्के लगे हैं। एजुकेशन स्पेस के ऊपर एक बार नजर डालिए और आप देखिए वहां पर किस तरह की इस समय तेजी हो रही है। ये पॉकेट भी अनिल काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। हम देख रहे हैं इतने खराब बाजार में 170 अंक नीचे है सेंसेक्स, 60 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। ये पॉकेट भी देखिए अनिल, 8% की तेजी एवरॉन में, एडुकॉम्प में देखिए 9% की तेजी देखने को मिल रही है। एनआईआईटी लिमिटेड और एपटेक भी देख लेते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो छोटे मझोले पॉकेट्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये सेक्टर्स हर रोज रोटेशन के साथ ऊपर नीचे आते दिख रहे हैं। जी हाँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब राधिका राव सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रही है, इकोनॉमिस्ट डीबीएस बैंक की, और उनसे लेते हैं राय इकोनॉमी के बारे में, दुनिया भर की इकोनॉमीज के बारे में। और साथ ही निश्चल माहेश्वरी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राधिका, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ की जाए। क्या वजह है कि ईसीबी की बैठक के बाद इतना माहौल खराब हो गया दुनिया भर के बाजारों का? क्या वाकई में ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए काफी खराब फैसला है ईसीबी का, या फिर बाजार डरे में? हाँ, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ईसीबी का जब सितंबर में मीटिंग हुआ था तब से उन्होंने स्पेशली जो चीफ ड्रागी हैं उन्होंने काफ़ी डविश स्टेटमेंट दिया था और ऐसा इंडिकेशन था कि वो वेरी अग्रेसिव पॉलिसी एक्शन लेंगे, लेकिन जो कल एक्शन लिया गया वो काफ़ी नॉट अग्रेसिव था। एक तो पहली बात है कि क्यूई का जो साइज था उन्होंने इंक्रीज नहीं किया है, वो अभी भी 60 यूरो बिलियन में ही है। सिर्फ प्रोग्राम को अभी और 6 महीने इंक्रीज किया गया है, और जो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कट किया गया था वो भी जस्ट अबाउट 10 बेसिस पॉइंट्स था, जबकि अगर आई थिंक 15 या 20 होता तो आई थिंक मार्केट ज्यादा सेटिस्फाई होते। तो इसकी वजह से आई थिंक एक्शन डिसअपॉइंट कर गया, अंडरवेल्म कर गया कंपेयर टू उनका जैसे कमेंट्री कैसा था, वो तो पहली बात है। दूसरी ये भी बात है कि आई थिंक थोड़ा उन्होंने रोक के रखा है एक्शन को, क्योंकि अभी ग्रोथ जो यूरोजोन का है वो इतना बुरा नहीं है। इस साल भी 1.4% ग्रोथ होगा और नेक्स्ट ईयर भी, तो ग्रोथ इतना वीक नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड बेटर हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम है जो सभी जगहों पर है। यूएस देख लीजिए, जापान देख लीजिए, यूरोजोन, मेनी ऑफ द ईएम मार्केट्स एज वेल। तो इसकी वजह से जो एक्शन वो ले रहे हैं आई थिंक उनके धीमे जाने चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन नेगेटिव में हो जाए, तो तभी उनको डिफ्लेशन के बारे में उनको वरी करना पड़े। तो इसलिए उन्होंने जैसे बोलते हैं थोड़ा पाउडर ड्राई रखा है, थोड़ा एम्यूनेशन अभी भी है उनके पास, चाहिए तो यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या आई थिंक मार्केट्स जो एक्सपेक्टेशंस हाइप हो गए थे वो अभी करेक्ट हुआ है ओवरनाइट, जो यूरो में ही 3% का जंप की वजह से। ड्रागी साहब शायद जेनेट येलन को सुनना चाहते हैं और उसके बाद बाकी के जो तीर उनके पास पड़े हैं वो शायद उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अब सबकी नजर है जेनेट येलन पर, और जेनेट येलन की नजर है जॉब रिपोर्ट पर। उन्होंने कल खुद ये बयान दिया है कि मैं तो देखूंगी आज जो जॉब रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद वो आंकड़ा भी होगा जिस पर उनकी नजर है, उसके बाद फैसला लेंगी। अब 8 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे हैं। निश्चल जी से पूछते हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका इंडिया इम्पैक्ट क्या होगा। निश्चल जी, ब्याज दरें बढ़ेंगी ये सब मान रहे हैं इस बार, आप क्या मान रहे हैं ये जानना चाहता हूं, और ये भी जानना चाहता हूं इसका इंडिया इम्पैक्ट क्या है। तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, आई थिंक वो एक कंसेंसस सा व्यू बना हुआ है अभी, और अभी ब्याज दरों के बढ़ने का पेस क्या होगा आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। हमारा ये मानना है कि यूएस में इतनी स्ट्रांग ग्रोथ नहीं है कि जो बाजार या एफओएमसी की अगर आप रेटिंग्स देखेंगे तो वहां पर वो एफओएमसी बोलता है करीब 4 रेट इंक्रीजेस होंगे। हमारा ये मानना है कि ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है यूएस की, और 2 से ज्यादा इंक्रीजेस नहीं होने चाहिए। और इवन जेनेट येलन आफ्टर क्या नाम है रेट बढ़ाने के बाद भी काफी डविश सा स्टेटमेंट ही देंगी। तो उसके हिसाब से आई थिंक वो मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है बाजार में। काफी वोलेटिलिटी जो देख रहे हैं हम पीछे 10-15 दिन में काफी वोलेटिलिटी है, वो इसीलिए प्राइस्ड इन लगता है। और ये जो आज हमने गिरावट देखी है बाजार में, वी हैव बीन रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स टू बाय इनटू दिस। ओके, ये बताएं राधिका जी, फिर आज जो ओपेक की बैठक है उससे क्या संकेत लेने चाहिए? आपका क्या अंदाजा है, प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा? और जो ये कच्चे तेल में उछाल आया है ये रहने वाला है या फिर वापस से कच्चा तेल गिर जाएगा? ओवरनाइट जो न्यूज अभी भी आई थिंक ओपेक के जो टीम है उन्होंने सोचा था कि नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो रशिया, वो सब भी साथ मिलकर प्रोडक्शन कट करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता ज्यादा पॉजिटिव आउटकम आएगा इससे, क्योंकि इस साल भी जैसे हमने देखा प्रोडक्शन कट डिले किया गया है, एंड उसके ऊपर अभी भी ओपेक का जो ग्रुप का तब सप्लाई है वो भी 40-50% ही है। तो ओपेक एंड नॉन ओपेक दोनों का प्रोडक्शन कैसे चलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ब्लॉक अपने आप डिसीजन नहीं ले पाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आई थिंक जो डिमांड डायनामिक्स है काफी वीक है। G3 कंट्रीज में ग्रोथ इज जस्ट अबाउट 1-2%, और अगर आप देखें ईएम मार्केट्स में भी काफी करेक्शन हो चुका है ग्रोथ फ्रंट पे। एक्सपोर्ट्स वीक हैं, प्रोडक्शन साइकिल्स वीक हैं, तो इसकी वजह से सप्लाई कट
हमें नहीं लगता होगा, और उसके साथ डिमांड भी काफी वीक है। सो एक सब्सटैंशियल बाउंस कमोडिटी प्राइसेस में देखने को नहीं मिलेगा हमारे कॉम्प्रोमाइज हमारे व्यू में। सो आई थिंक 30-40 रेंज ही बना रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अनिल, आप देखिए अब काफी सारे और शेयर हैं जो हरे निशान में पहुंच गए हैं निफ्टी के। पूरा का पूरा मेटल पैक देखिए आप, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये वो पैक है मेटल्स में जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है इस कमजोर बाजार में। जेएसपीएल एक और ऐसा स्टॉक जो तेजी दिखा रहा है। तो मेटल्स में तेजी है, ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। केन इंडिया अब 2.5% मजबूती के साथ, और ओएनजीसी भी इसका साथ दे रहा है। ये शेयर भी आप देखिए हरे निशान में पहुंच गया है लाल निशान से। तो ये दो सेक्टर्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेटल्स पर एक राय लेना चाहता हूं आपसे सर। निश्चल जी, क्या लगता है यहां से मेटल्स कैसा प्रदर्शन दिखाएंगे? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। मेटल्स में आप देखेंगे तो आई थिंक ओवरसोल्ड जोन में है और एक बाउंस आ सकता है। और अगर जो एक्सपेक्टेड है कि फेड प्राइस इंक्रीजेस बेसिकली बेक्ड इन है और उसकी वजह से डॉलर यहां से ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा या वीक हो जाएगा, तो वहां पे मेटल प्राइसेस का थोड़ा उछाल तो बनता है। लेकिन डिमांड कहीं भी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है कि मेटल प्राइसेस सस्टेन्ड अपसाइड दिखाए। तो मुझे लगता नहीं है कि अगले एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर तक मेटल प्राइसेस में कुछ खास सस्टेन्ड तेजी बनी रहेगी। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और वहां से डेफिनेटली सम रिकवरी होगी, लेकिन अभी भी कोई ऐसा सस्टेन्ड व्यू नहीं बनता कि मेटल्स बॉटम हो गए हैं। राधिका जी, ये बताएं कि फिर ऐसे में जो 15-16 दिसंबर को फेड की बैठक है, क्या ये मान लिया जाए कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, और यदि हाँ तो फिर हमारी करेंसी पर, हिंदुस्तान की करेंसी पर और बाजार पर आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा, या फिर ये सब कुछ अब आ गया है प्राइस में? आप कैसे देख रही हैं? हाँ, जो फेड का मीटिंग है, हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। आई थिंक मार्केट्स कंप्लीटली प्राइस्ड इन है उस हाइक के लिए, लेकिन जो बिगर क्वेश्चन मार्क है वो है कि वो अगले साल क्या करेंगे और वो इंडिकेशन क्या देते हैं। हमें लगता है वो बोलेंगे, क्लियरली डविश स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन वो कहेंगे कि काफी कॉशियस होगा, हम डेटा को फैक्टर इन करेंगे। हम वैसे एक्सपेक्ट करें कि एवरी क्वार्टर वो इंक्रीज करेंगे, तो 4 और बार इंक्रीज होगा 2016 में। और इंडियन मार्केट्स में रिएक्शन का रूपी, आई थिंक सब एशियन करेंसीज भी काफी वीक हैं और रूपी तो नवंबर में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स था। सो आई थिंक देयर इज अ नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये जब तक डॉलर स्ट्रेंथ बना रहेगा, हमें लगता है डॉलर रूपी भी ऊपर जाएगा। अगेन हमारे करेंसी इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि वो 68 काइंड ऑफ रेंज में भी जा सकता है गोइंग इनटू 2016। लेकिन जो पेस ऑफ डिप्रिसिएशन है वो काफी मैनेज रहेगा। जैसे सेंट्रल बैंक ने बहुत क्लियरली दिखाया है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगा, ये 2013 का रिप्ले नहीं होगा। लेकिन आई थिंक इट्स इनएविटेबल कि जब रेस्ट ऑफ एशिया इज डिप्रिशिएटिंग और डॉलर स्ट्रेंथ है, तब तो रूपी आई थिंक वही ट्रैक करेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी विल बी लेस। दैट इज द मेन थिंग टू रिमेंबर। बिल्कुल। चलिए एक और आप देखिए, हम कह रहे थे कुछ देर पहले कि एडीएजी पैक पर नजर रखिए, खबर आ चुकी है और अब कुछ लोग स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स थे, जिनको पता था कि इस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है, एक अच्छी रैली के बाद आप देखिए सुबह ये खुला जरूर था ऊपर रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर, लेकिन अब किसी भी वक्त ये लाल निशान में आने का इंतजार कर रहा है। 25 पैसे की बढ़त इसमें बची हुई है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए लाल निशान में आ चुका है। रिलायंस कैप, रिलायंस पावर, एडीएजी पैक जो मजबूत ट्रेड कर रहा था इस खबर के एंटीसिपेशन में कि बड़ा अनाउंसमेंट होगा। अब आप देखिए अनाउंसमेंट होने के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। हालांकि देखना होगा डिटेल्स क्या है, 2 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आपसे राय लेना चाहता हूं सर, डीलीवरेजिंग को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशन आज एक फैसला ले सकता है, रिलायंस कम्युनिकेशन का बोर्ड। आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं और क्या व्यू है, क्या निकल कर आ सकता है इसमें से आज? तो व्यू तो आई थिंक उनका काफी टाइम से, अगर आप पूरे ग्रुप को देखेंगे तो डीलेवरेजिंग के प्रोसेस में है और उन्होंने ये काफी टाइम पहले भी बोला है कि वो अपना टावर कारोबार, टावर बेच देंगे। तो वो टावर का आई थिंक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वैल्यूएशन उनको अच्छा मिला है।
पर बिगर क्वेश्चन अभी भी है कि 36,000 या 38,000 करोड़ का जो डेट है उनका, उसमें से अगर 20-22 हजार करोड़ का डेट चला भी जाता है, फिर भी सब्सटेंशियल 16-17 हजार करोड़ का डेट है। इंक्रीमेंटली अगर आप देखेंगे स्पेस में काफी कंपटीशन है। रिलायंस जियो का लॉन्च ये क्वार्टर या अगले क्वार्टर में होगा, जिसके लिए आपने देखा कि भारती ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है और बोलता है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा अगले 5 साल में। डज रिलायंस आरकॉम बैलेंस शीट हैज दी स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड दिस? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का ही क्या होगा रिलायंस आरकॉम का, क्योंकि वहां ऑलरेडी आप वर्ल्ड ओवर देखिए कहीं भी 3 से 4 प्लेयर से ज्यादा नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी 3-4 प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो काफी स्ट्रांग है। तो आरकॉम को यस इट इज पॉजिटिव फॉर दी टाइम बीइंग के आपने डेट कम कर ली है, लेकिन आपके पास उतना एम्बिनेशन है कि नहीं बैलेंस शीट पे कि आप आगे भी ग्रोथ कर सकें और कंपटीशन सस्टेन कर सकें, वो एक कभी भी क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निश्चल जी आपका, राधिका जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज राय देने के लिए बाजार पर और दुनिया भर की इकोनॉमी पर। और जाते जाते एक बार नजर डालें एक और स्टॉक जमुना ऑटो इंडस्ट्री स्पेस से, जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 3 बड़े सौदे मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लगभग 22 लाख शेयरों का 17 लाख शेयरों का कारोबार इन 3 सौदों के जरिए होता दिख रहा है। 1.25% हिस्सेदारी बदली है लगभग 116 रुपए के आसपास। और इस बीच बाजार कमजोर शुरुआत के बाद 7,800 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखना होगा आगे कितना कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इक्विटी मार्केट की ओपनिंग थी। बताएंगे कैसे खुल रहे हैं वो बाजार और आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका में प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद।